यह है आवाज एट 9 और ये है आज की बड़ी खबरें। आर्थिक मुश्किलों में घिरी सरकार माहौल सुधारने के लिए कुछ ना कुछ ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में आज उसने कोयले और शेल गैस की नीलामी के लिए पॉलिसी का ऐलान किया, लेकिन सरकार का यह ऐलान देरी से भी आया है और जानकार इसे नाकाफी बता रहे हैं। इधर NSCL मामला और उलझ गया है क्योंकि उसके प्रमोटर जिग्नेश शाह की कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के नतीजों पर उसके ही ऑडिटर्स ने सवाल उठा दिए हैं। AGM से ठीक एक दिन पहले उठे ये सवाल फिर किसी बवाल की तरफ इशारा करते दिख रहे हैं। और सरकार भले ही आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रही हो, लेकिन उसे अपनी बिरादरी के भाई बंधुओं की पूरी चिंता, और इसीलिए कैबिनेट ने दागी सांसदों और विधायकों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ है आवाज एट 9 में तमन्ना। स्वागत है आप सबका। विपिन, ये भी बात जरूरी कि इस बात पर लगभग सारी पार्टियां एक साथ है दोषियों को बचाने में। दूसरे हेडलाइंस पर भी नजर डाल देंगे। आखिरकार आज थम गई बाजार की गिरावट, पिटे हुए शेयरों में खरीदारी से मिली मदद। I expect that things will take shape one way or the other in 90 days. आखिरी सांसें गिन रही किंगफिशर को बचाने के लिए डॉक्टर माल्या की कोशिशें जारी। कहा निवेशकों से हो रही है बातचीत। DGCA को भी 3 रिवाइवल प्लान सौंपे। SBI, HDFC बैंक, ICICI समेत 7 बड़े बैंकों को ट्राई की फटकार। टेलीमार्केटिंग का दोषी पाए गए। अनरजिस्टर्ड कॉल, SMS तुरंत बंद करने का आदेश। हैदराबाद में जन्मे प्रेम वत्सा हो सकते हैं ब्लैकबेरी कंपनी के नए मालिक। फेयरफैक्स कंसोर्शियम से $4.7 अरब का सौदा। त्योहारों पर कार खरीदने के लिए अभी से बुकिंग कराना बेहतर। फिलहाल मिल रहे हैं जबरदस्त ऑफर। अब फेसबुक में फ्रेंड्स को पैसा ट्रांसफर करना हुआ बेहद आसान। ICICI बैंक ने एक ऐप पॉकेट में नहीं देना होगा फ्रेंड का अकाउंट डिटेल। सरकार पावर सेक्टर की दिक्कतें दूर करेंगी। इसके मद्देनजर आज कैबिनेट ने कोयला ब्लॉक नीलामी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार 4 कोयला ब्लॉक की नीलामी करेगी। कैबिनेट ने आज शेल गैस एक्सप्लोरेशन की नई नीति को भी हरी झंडी दे दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़े हमारे साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, किस तरह की नीतियां इसमें बनाई गई है? किस तरह का ऑक्शन होगा कोल ब्लॉक्स का? देखिए, इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए। सबसे पहला तो फैसला ये हुआ कि कोल ब्लॉक की नीलामी जो है अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए नीलामी होगी। अब पहले की तरह मनमर्जी तरीके से कोयले ब्लॉक का आवंटन नहीं होगा। इसके लिए कोल ब्लॉक की नीलामी की जिस नई नीति को मंजूरी दी गई, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिन कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी वो सबसे पहले से ही सैद्धांतिक तौर पर पर्यावरण से मंजूरी ले ली जाएगी, क्योंकि नीलामी के बाद डेवलपर को ये शिकायत ना रहे कि पर्यावरण से मंजूरी मिलने में हमें देरी आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें आपको जो कीमत चुकानी है कोल ब्लॉक की, वो प्रोडक्शन के आधार पे अनुपात में आपको किस्तों में कीमत चुकानी होगी। अब फ्रंट फी के तौर पे कुल ब्लॉक की कुल कीमत का 10% आपको चुकाना होगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका कोयले ब्लॉक से कोयला निकलता जाएगा वैसे वैसे आप उसे कीमत चुकाते रहेंगे। इसमें एक्सप्लोरेशन के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा और कोल ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए आपको 5 साल का वक्त दिया जाएगा। और इन महत्वपूर्ण सुझावों के साथ, प्रस्तावों के साथ इस कोल ब्लॉक को मंजूरी दी गई है। और सरकार का लक्ष्य ये है कि सबसे पहले चरण में 4 कोल ब्लॉक की नीलामी की जाए और इस 4 कोल ब्लॉक का जो की कुल क्षमता है वो यहाँ पे 2 बिलियन टन की कुल क्षमता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही थी कि कोल ब्लॉक की नीलामी की वजह से बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। यहाँ पे ये राहत दी गई है कि जो कीमत चुकाने की बात है, अपफ्रंट फी जिसको कीमत की लागत कहेंगे, वहाँ पे 90% का डिस्काउंट दिया जाएगा उन कोल ब्लॉक के प्रोड्यूसर के लिए जो खासतौर से बिजली कंपनियों को कोयले की सप्लाई करेंगे, टैरिफ बिडिंग के वाली कंपनियों को सप्लाई करेंगे। उनको यहाँ पे 90% का डिस्काउंट मिलेगा जो कीमत तय की जाएगी उसके आधार पे। तो पावर कंपनियों के लिए राहत की खबर कि डिस्काउंटेड रियायती दर पर कोयला मिलेगा और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए मिलेगा। पर्यावरण से मंजूरी पहले ही मिल चुकी रहेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो है
शेल गैस के एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, जिसके मुताबिक अब देश में भी शेल गैस की एक्सप्लोरेशन किया जा सकेगा। इसमें खासतौर से नियम कमोबेश वही लागू होंगे जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस के नियम लागू होते हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि ये लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सरकारी कंपनियों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस है, यानी ONGC और ऑयल इंडिया को इसका फायदा मिलेगा। सिर्फ इन्हीं कंपनियों को मिलने की संभावना है। इसके लिए कोई सामान इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट ड्यूटी की छूट मिलेगी। इन शर्तों के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन शेल गैस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण इस सारी जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजदान साहब, आपने सुना कि किस तरह 4 कोल ब्लॉक्स में शुरुआत में ऑक्शन होगा, लेकिन 2010 में कोयला घोटाला पहली बार सामने आया था। अब 2013 में जाकर ये तय किया गया है कि कम से कम ऑक्शन होगा। कुछ जानकार कह रहे हैं कि बहुत कम किया गया है। देखिए, शुरुआत है की अच्छी है, मगर एक डिस्टिंक्शन इसमें रखी गई है बिटवीन जो रेगुलेटेड सेक्टर है और जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है। जैसे स्टील और सीमेंट है, ये अनरेगुलेटेड है। इसमें जैसे कोई रेगुलेटरी कमीशंस नहीं हैं जो कि जो उसका प्राइस है वो निर्धारण करती हैं, या कोई कंपैरेटिव बिडिंग नहीं है प्रोसीजर। तो पावर सेक्टर में रेगुलेटरी मैकेनिज्म पूरा इन प्लेस है और वहाँ वर्चुअली कंपैरेटिव बिडिंग से ही आप पावर खरीद सकते हो। बीच में कुछ मर्चेंट पावर का भी था जब हमारे शॉर्टेजेस थी, मगर इस वक्त कैपेसिटी काफी बिल्डअप हो गई है। पिछले कुछ सालों में जो 11th प्लान के प्रोजेक्ट्स थे वो अब सारे कमीशन हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक ये सही शुरुआत है। और जो कोल ब्लॉक्स जो पावर सेक्टर के लिए हैं उनको सिर्फ 10% वैल्यूएशन पे भी रखा गया है। तो 10% का जो वैल्यूएशन है उसका इम्पैक्ट सर्टनली टैरिफ और उस पर तो आएगा ही। ये तो लाजमी बात है। बट मैं समझता हूँ ये एक इसको सिस्टम को ट्रायल देके देखना चाहिए क्या है जी। अभी फाइन प्रिंट मुझे देखने का मौका नहीं मिला जी, मगर शुरू से हमारा यही था कि जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है और जो रेगुलेटेड सेक्टर है उसको आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। जी राजन साहब, जी एक और अहम फैसला जो इस बैठक में हुआ है, जो शेल गैस के एक्सप्लोरेशन की बात है वहां उसको भी मंजूरी दे दी गई है। तो भारत के संदर्भ में आपको लगता है कि शेल गैस का एक्सप्लोरेशन कितना आसान है और कितनी आत्मनिर्भरता हम ऊर्जा के क्षेत्र में इससे ले पाएंगे? देखिए, शेल गैस का जो है ये एक छोटी शुरुआत करी है, वो भी पब्लिक सेक्टर से शुरुआत करी है। जैसे कहते हैं कि दूध से जला जो है वो छाछ फूक फूक के पीता है, तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को दिया गया है। इससे जरा पता चलेगा कि अभी क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रोस्पेक्टिविटी है। उसके बाद मेरे ख्याल एक दफा ये चीजें सामने आ जाएंगी तब एक डेफिनेट पॉलिसी आ पाएगी। मगर जो शेल गैस का इशू है उसमें एक वाटर की भी रिक्वायरमेंट होएगी, उसमें जो एनवायरनमेंट इम्प्लीकेशंस है वो भी हमें देखनी पड़ेंगे कि अंडरग्राउंड एक्वाफर्स पे उस पर कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है जी। मगर शेल गैस और शेल ऑयल दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। उनको पूरा हमें हार्नेस करना और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सही तरह से एक्सप्लॉइट करना। जी, क्योंकि जो यूएसए और कनाडा में देखा है आपने और चाइना में भी बहुत बड़ा भंडारा है। बिल्कुल, हमारा जितना भी है उसमें हम जितनी जल्दी उसमें बीच में घुसे वो बेटर। जी राजन साहब बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमन्ना, यहाँ पर कोयले की भी बात हुई कि उससे कुछ हद तक फ्यूल प्राइसिंग पे तो अंतर आएगा, लेकिन शेल गैस पे अगर हम अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं, जैसा राजन साहब भी कह रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं साथ में, लेकिन अगर बढ़ाएंगे तो शायद हमारी भी आत्मनिर्भरता जो है ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ेगी। ये उम्मीद है, लेकिन छोटा कदम है, कम से कम पहला कदम तो है। और आगे बढ़ते हुए, नीलामी के जरिए कोल आवंटन के बाद अब ये आशंका भी जताई जा रही है कि बिजली महंगी हो जाएगी। हालांकि इंडस्ट्री का ये मानना है कि ये आशंका निराधार है और नीलामी के जरिए कोल ब्लॉक खरीदने का उल्टा फायदा कंज्यूमर को हो सकता है। ये जो ऑक्शन प्रोसेस होगा उसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रहेंगे और बेनिफिट जो है कंज्यूमर को जाएगा, ना कि ये प्रोजेक्ट डेवलपर को। इधर डीजल की कीमतों में एक मुश्त बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं, ये बात पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डीजल की दोहरी कीमत नीति से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मोइली ने कहा कि राज्यों की ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सब्सिडी वाला डीजल खरीदने की इजाजत दे देनी चाहिए।
At present, the STUs are purchasing diesel at market-driven prices without any subsidy. Applied our mind, OMCs have also reported that the dual pricing mechanism, particularly for the STUs, not for others will continue. It is not working STUs to purchase diesel at the subsidized rate price in view of the need to encourage public transport, but this would be subject to their active cooperation in our conservation campaign. और 2 दिन तेजी से फिसलने के बाद आज बाजार अपनी जगह पर जमे रहने में कामयाब हो गए। थोड़ी डगमग के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी कल के स्तर पर डटे रहे। अच्छी बात यह भी रही कि बाजार को थामने में आज दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप का भी हाथ था। बाजार में आज वो सभी शेयर चले जो पिछले दिन पिट रहे थे। देखिए, शुक्रवार और सोमवार काफी खराब रहा बाजारों के लिए। आज इसलिए थोड़ा दिन बेहतर रहा, हालांकि कल के स्तरों के आसपास ही बाजार बंद हुआ है। लेकिन अच्छी बात यही है कि ज्यादातर समय सेंसेक्स निफ्टी ने हरे निशान में गुजारे हैं। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे ज्यादातर समय हम हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। एक्सपायरी से एक दिन पहले जाहिर सी बात है वॉल्यूम ज्यादा होने थे तो वो आज होते हुए नजर आए क्योंकि रोल ओवर होते हुए दिखे। लेकिन आज हमने देखा कि L&T भेल जैसे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में एक बाउंस देखने को मिला है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की सारे के सारे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है एक्साइज ड्यूटी को कुछ घटाया जाए और यहां पर खुद प्रफुल्ल पटेल ने पीएम और एफएम को पत्र करके इसकी मांग करी है। काफी समय से वो मांग कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए बजाज ऑटो करीब 2.5% ऊपर जाकर अब बंद हुआ है। पावर स्टॉक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। टाटा पावर एनटीपीसी के लिए आज का दिन काफी बेहतर साबित हुआ। लेकिन सुबह से ही एक सेक्टर जो दबाव में था वो था पीएसयू बैंकिंग स्टॉक। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक के तमाम ऐसे शेयर हैं जिनको खामियाजा भुगतना पड़ा मूडीज और फिच के डाउनग्रेडिंग की रिपोर्ट्स का, जो कल बाजार बंद होने के बाद आई थी। आज ये शेयर प्रेशर में दिखते हुए नजर आए। लेकिन आज का दिन लगता है कुछ छोटे मझौले शेयरों के नाम था। MTNL ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको फायदा मिला क्योंकि BSNL के साथ इसने पैन इंडिया में मोबाइल सेवाएं देने का करार किया है। 10% की अपर सर्किट पर यह शेयर जाकर बंद हुआ। हिंदुस्तान मोटर्स को भी फायदा मिला। चेन्नई यूनिट में हिस्सेदारी बेचने की खबरें निकल कर आई। आज ये शेयर इंट्राडे में भी 10% तक दौड़ लगाता हुआ नजर आया। इसके अलावा किंगफिशर, यूबी होल्डिंग्स, मैकडॉवेल्स होल्डिंग्स, ये तमाम विजय माल्या ग्रुप की कंपनियों में 10% की अपर सर्किट आज के सत्र में लगते हुए नजर आए। विजय माल्या ने AGM में ये कहा है कि वो किंगफिशर को रिवाइव करने के लिए कुछ वित्तीय संस्थागत निवेशकों से बात कर रहे हैं, पैसा इन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे इस एयरलाइन में, इसको दोबारा से चलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहां पर एक रैली देखने को मिली। गति एक और ऐसा स्टॉक था जिसने एक आर्बिट्रेशन केस जीता है। एयर इंडिया से 27 करोड़ रुपए इसको मिलते हुए नजर आएंगे। आज के इंट्राडे में भी अच्छी रैली देखने को मिली। 3.5% ऊपर जाकर यह शेयर आज के सत्र में बंद हुआ है। राम की इंफ्रा 18% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। दरअसल यहां पर जगन मोहन रेड्डी, जिनको 18 महीने के बाद यहां पर बेल याचिका मिली है और वो बाहर हुए हैं। माना यही जाता था कि जगन मोहन रेड्डी की कंपनियों का निवेश था राम की इंफ्रा में। आज ऐसे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। लेकिन एक्सपायरी से पहले आज देखा जाए तो एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया। अच्छी बात यही है कि हरे टिक में क्लोजिंग हुई आज। और अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल देते हैं। ओपनिंग ट्रेड में काफी फ्लैट दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार। डाउ जोन्स करीब 16 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक भी काफी फ्लैट, S&P 500 में भी फ्लैट ट्रेड चल रहा है। सोमवार को अमेरिकी बाजारों में ये साफ संकेत आ गया कि फेडरल रिजर्व अपनी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम में कोई जल्द से एग्जिट नहीं करने वाली है। फिर से एक बार बयान आ गया और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जो हाउसिंग डेटा आएगा आपसे थोड़ी देर में अमेरिकी बाजारों में, उससे कुछ उछाल नजर आएगा। और साथ साथ यहाँ पर नजर डाल लेते हैं कमोडिटी बाजार इस वक्त किस तरह के कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें कच्चे तेल की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दबाव में दिखाई दे रहा है। नाइमेक्स और भारतीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण ब्रांड क्रूड में भी आप देख रहे हैं कि करीब 1/4% से ज्यादा की गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। सोने पर भी दबाव दिखता हुआ, हालांकि दोनों ही बाजारों में यहाँ पर 0.5% से ज्यादा की गिरावट सोने में भी नजर आ रही है और साथ ही चांदी में भी गिरावट का रुख है, लेकिन सोने जितनी नहीं, लेकिन भारतीय बाजारों में चांदी में ज्यादा गिरावट है। और जिग्नेश शाह की मुश्किलें बढ़ी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऑडिटर ने पिछले साल के रिजल्ट पर उठाए सवाल। और NSCL जांच रिपोर्ट अब पहुंची प्रधानमंत्री के पास, लेकिन क्या ठोस कार्रवाई भी होगी, देखिए इस ब्रेक के बाद। रुक करेंगे दिल की एक और महत्वपूर्ण खबर का। जिग्नेश शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। NSCL के बाद अब उनकी कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज भी भरोसा खोती हुई दिख रही है। कंपनी के ऑडिटर्स ने आज कहा है कि पिछले वित्त वर्ष का रिजल्ट अब भरोसेमंद नहीं रहा। ऑडिटर्स की आपत्तियों के बाद अब
कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय ने भी कहा है कि शिकायत मिलने के बाद वो इस मामले की जांच कर सकता है। इस खबर पर पूरी डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी जॉयनिल मुखर्जी से। जॉयनिल, ऑडिटर्स ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर सवाल उठा दिए। क्या कहा है उन्होंने अपने आरोपों में? देखिए, कल 25वीं सालगिरह है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की और एजीएम चेन्नई में, और ठीक उसके पहले ऑडिटर्स कह रहे हैं कि FY13 के फिलहाल जो रिजल्ट्स हैं वो फिलहाल उस पर वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। कह रहे हैं ये नतीजे भरोसेमंद नहीं है। और ये ठीक NACL की जब खबरें आई उसके बाद फिलहाल ऑडिटर्स ये कह रहे हैं, फिलहाल सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दूं क्या एजेंडे में उन्होंने फिलहाल सामने वो लेकर आए। एजीएम में कई सारी चीजें होने वाली थी और वो कह रहे हैं ये 3 प्रावधान का फिलहाल इस्तेमाल नहीं होगा। पहला प्रावधान, कंपनी FY13 के ऑडिट बैलेंस शीट पर विचार करेगी, यानी अब ये नहीं होगा, ऑडिटर्स ऐसा कह रहे हैं। दूसरा, अंतरिम डिविडेंड देने का प्रस्ताव मंजूर करने पर विचार, ये भी नहीं होगा। पांचवा, डेलॉयट हैस्किन एंड सेल्स को दोबारा नियुक्त करने पर विचार, ये भी नहीं होगा। और ऑडिटर्स को दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऑडिटर्स ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन काफी हद तक ये मामला गंभीर रास्ता ले सकता है क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू सामने आ रहे हैं और सब लोगों की अब नजरें इस पे आ गई। तो जॉयनिल, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, क्या सफाई दी है? देखिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ये बात क्लियर कर रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं ये छोटी सी समस्या है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि FT के सामने 31 जुलाई को NACL संकट का मामला आया था और ऑडिटर्स की रिपोर्ट साइन करने के बाद NACL संकट सामने आया। वो ये भी कह रहे हैं कि FY13 की आय में NACL का सिर्फ 5%, 4.7% हिस्सा है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़े घोटाले की खबर आ सकती है। वो ये भी कह रहा है FT की NACL का FT के मुनाफे में सिर्फ 6.5% हिस्सा है। तो यानी कि मुनाफा बहुत कम हो जाएगा या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। और अगर उसको दोबारा से चेक किया जाए, बहुत ज्यादा अदला बदली नहीं होगी इन नतीजों पे जो सवाल उठा रहा है ऑडिटर्स। उनका ये भी कहना है कि स्टैंडअलोन नतीजों पर NACL का असर बहुत ही मामूली, बहुत ही कम है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन काफी कम है, इससे उनके नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ऑडिटर्स कह रहे हैं कि FY13 के जो नतीजे हैं वो भरोसेमंद नहीं है, भरोसा उस पर नहीं किया जा सकता। तो दोनों पार्टी एक अलग अलग चीज कह रहे हैं और ये मामला अब गरमाने वाला है। शुक्रिया जॉयनिल। इधर टैक्स एक्सपर्ट और कॉर्पोरेट वकीलों के मुताबिक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के खिलाफ ऑडिटर्स के सवाल बेहद गंभीर हैं। उनके मुताबिक कल कंपनी की एजीएम में ऑडिटर को दोबारा नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी साफ है कि यहाँ गड़बड़ घोटाला नजर आ रहा है। डिलॉयट हस्किन सेल ऐसे सिचुएशन में अपनी नियुक्ति, वापसी नियुक्ति नहीं चाहेगा, वो अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट चाहेगा ही नहीं, तो अपने आप को बोल देगा हम नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब है आपको डिफर ही करना पड़ेगा। और कंपनी लॉ में प्रोसेस है, यदि आप प्रेजेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट नहीं करते हो, नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो शेयर होल्डर से प्रस्ताव आना चाहिए और उसकी स्पेशल प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर पूरा करने के लिए उनको टाइम लगेगा। तो ये सब पहले सोच के करना चाहिए था। अभी अकाउंट्स के नोटिस भेजने के बाद करते तो बिल्कुल कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है, बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है मुझे। इधर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज मामले पर अरविंद मायाराम कमेटी की रिपोर्ट पहले वित्त मंत्री और अब प्रधानमंत्री को सौंप दी गई है, लेकिन CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कोई ठोस और कड़ी कार्रवाई की संभावना कम है। हालांकि कमोडिटी मार्केट के रेगुलेटर FMC अगले 1 महीने में यह फैसला लेगा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज MCX के प्रमोटर के तौर पर फिट एंड प्रॉपर है या नहीं। अपनी रकम वापस पाने के लिए सड़कों पर उतरे इन हजारों निवेशकों को उम्मीद जगी थी कि प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई अरविंद मायाराम कमेटी की रिपोर्ट आने पर दोषियों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन रिपोर्ट के बारे में सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे तो यही लगता है कि निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। वो एक्सचेंज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो बारोवर हैं, जो 24 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 5 लोगों को सामने लेके आ जाए, जिन्होंने 4000 करोड़ रुपया 5 लोगों के पास में है, उनको यदि EOW कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सामने लेके आ जाए तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 60 दिन हो गए लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ लिपापोती हो रही है।
वैसे मायाराम कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई से पहले सरकार चाहती है कि निवेशकों का पैसा वापस मिल जाए। यही वजह है कि वो NACL और उसके प्रमोटरों पर सीधे एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उसका फोकस डिफॉल्ट करने वाले बड़े बोरोअर्स से पैसा वसूलने पर ज्यादा है। प्लान ये है कि अगर आधी रकम भी इन बोरोअर्स से मिल जाती है तो बाकी आधी रकम NACL प्रमोटर किसी तरह से जुटाकर निवेशकों का पैसा लौटा देंगे। अगर एक बार निवेशकों का पैसा लौट गया तो सरकार के ऊपर भी तुरंत कार्रवाई करने का दबाव कम हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मायाराम कमेटी की रिपोर्ट में 5 कानून PMLA, FEMA, इनकम टैक्स कानून, FCRA और कंपनी लॉ के उल्लंघन की बात कही गई है। संबंधित कानून से जुड़ी एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, पर सरकार NACL मामले की आंच MCX तक पहुंचने नहीं देना चाहती। इसके लिए FMC इस बात पर विचार कर रहा है कि MCX के प्रमोटर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यानी FT एक्सचेंज चलाने के लिए फिट एंड प्रॉपर है या नहीं। इसके लिए FT और MCX के उन 3 डायरेक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया है, जो NACL के बोर्ड में भी हैं। अगर FT को फिट एंड प्रॉपर नहीं पाया गया तो ये जिग्नेश शाह के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि FT को MCX की अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी। लेकिन सरकार की नरमी को देखते हुए इसकी संभावना कम ही है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। अनचाहे कॉल से परेशान लोगों के बचाव में अब उतरी है ट्राई। 7 दोषी बैंकों के फोन कनेक्शन कट सकते हैं। देखिए हमारी खास कवरेज इस ब्रेक के बाद। देश के 7 बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों का टेलीफोन कनेक्शन अगले 7 दिन में कट सकता है, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने SBI, PNB, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचने का दोषी पाया है। ट्राई ने आदेश जारी कर बैंकों को चेताया है कि पहली नजर में इन 7 बैंकों के टेलीफोन कनेक्शन तुरंत कटने चाहिए, लेकिन ढिलाई बरतते हुए बैंकों को 7 दिन का नोटिस देकर अनरजिस्टर्ड कॉल तुरंत बंद करने को कहा जा रहा है। ट्राई के मुताबिक ये 7 बैंक टेलीमार्केटिंग नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। पिछले महीने भी ट्राई इन बैंकों को चेतावनी दे चुका है कि अगर इन बैंकों के खिलाफ अनरजिस्टर्ड कॉल या SMS की 3 और शिकायतें मिली तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें कि टेलीमार्केटिंग पर ट्राई के सख्त निर्देशों के बावजूद बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों से इन दिनों लोगों को काफी कॉल आ रहे हैं। ट्राई के मुताबिक टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए कंपनियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन ये 7 बैंक मोबाइल नंबर के जरिए ग्राहकों को फोन या SMS करते पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ट्राई की ये सख्ती बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें हर कोई इन अनचाही कॉल से बेहद परेशान है। मैंने DND एक्टिवेट किया है मेरे मोबाइल नेटवर्क वालों के साथ मिलके। 1 साल के ऊपर हो गया मेरा DND एक्टिवेटेड है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी लोग मोबाइल नंबर से कुछ कॉल करते हैं तो आता रहता है कॉल। 140 बहुत इरिटेटिंग, क्योंकि जब भी जाओ दिन में हर घंटे 1-2 बार बजता रहता है, तो बार बार फ़ोन उठाया जाओ कि कोई कॉल है, बार बार 140 ही आ जाता है ऑटोमेटेड। और जब पता है कि ऑटोमेटेड तो बार बार वही स्विच ऑफ करके काफ़ी वो इरिटेटिंग हो जाता है। बैन कर देना चाहिए कंपनी वालों को, वो पता चलना चाहिए कि भाई दूसरे लोग बैठे हुए नहीं है घर पे, उनको भी काम में है तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी घर से भी कॉल आता है तो हम भी बोलते हैं कि भाई काम है तो थोड़ा देर बाद कॉल करो। एक बार बोल दिया कि कॉल मत करो, फिर भी कॉल पे कॉल आते हैं, कभी मेल आते हैं, तो टोटली डिस्टर्बिंग टू अस। क्रेडिट कार्ड से आते हैं, मेल भी एक बार स्पैम में कर दिया तो भी उनके रिटर्न आते हैं। अनवांटेड क्वेश्चंस भी वो लोग पूछते हैं कस्टमर केयर से, सो मैं चाहती हूँ कि वो लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे कि फॉर द ऑड मैन आउट मीन्स ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उनके, तो वो लोग ऐसे सब क्वेश्चंस पूछ के कस्टमर्स को इरिटेट नहीं करें। एक जमाने में स्मार्टफोन की जंग में सबसे आगे रही मोबाइल कंपनी ब्लैकबेरी आज बिकने के लिए तैयार हो गई है। कनाडा की कंपनी ब्लैकबेरी ने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के $4.7 अरब के खरीदने के ऑफर को मंजूर कर लिया है। सौदे के तहत $9 प्रति शेयर के हिसाब से बायबैक होगा। ब्लैकबेरी में पहले से ही फेयरफैक्स की 10% हिस्सेदारी है और ये कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। ब्लैकबेरी को खरीदने का सौदा करने वाली कंपनी फेयरफैक्स के मालिक प्रेम वत्स हैं, जो भारतीय मूल के हैं। इन्हें कनाडा का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। माना जा रहा है कि ये सौदा अगले साल नवंबर तक पूरा हो जाएगा। एंड्रॉयड और एप्पल से जोरदार टक्कर मिलने के बाद ब्लैकबेरी के मार्केट शेयर में लगातार कमी देखने को मिल रही थी। एक दूसरे का कड़ा विरोध करने वाली पार्टियां एक स्वर में बोल रही है। सब चाहते हैं कि दोषी नेताओं की कुर्सियां बचे। और पूर्व सेना अध्यक्ष VK सिंह के बयानों से मचा बवाल। कहा जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को घूस देकर शांति बनाए रखनी पड़ी।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को रफ्तार देने के लिए सरकार ने लगाया जोर, कोयला खान और शेल गैस की नीलामी के लिए पॉलिसी जारी। जिग्नेश शाह की सबसे बड़ी कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी झमेले में फंसी। ऑडिटर्स ने कहा पिछले वित्त वर्ष के नतीजे भरोसेमंद नहीं रहे। दागी सांसदों और विधायकों को बचाने के लिए सरकार ने निकाला ब्रह्मास्त्र। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाले अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी। आखिरकार आज थम गई बाजार की गिरावट, पिटे हुए शेयरों में खरीदारी से मिली मदद। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समेत 7 बड़े बैंकों को ट्राई की फटकार। टेली मार्केटिंग का दोषी पाया गया। रजिस्टर कॉल एसएमएस तुरंत बंद करने का आदेश। हैदराबाद में जन्मे प्रेम वत्सा हो सकते हैं ब्लैकबेरी कंपनी के नए मालिक। फेयरफैक्स कंसोर्शियम में से $4.7 अरब का सौदा। त्योहारों पर कार खरीदने के लिए अभी से बुकिंग कराना बेहतर, फिलहाल मिल रहे हैं जबरदस्त डिस्काउंट। और अब फेसबुक फ्रेंड्स को पैसा ट्रांसफर करना हुआ बेहद आसान। आईसीआईसीआई बैंक के ऐप पॉकेट में नहीं देना होगा फ्रेंड का अकाउंट डिटेल। विजय माल्या ने हिम्मत नहीं हारी है। भारी खर्च के बावजूद माल्या को भरोसा है कि किंगफिशर एयरलाइन जल्द उड़ान भरेगी। माल्या ने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को दोबारा शुरू करने के लिए निवेशकों से बातचीत जारी है और 90 दिनों के अंदर फैसला ले लिया जाने की उम्मीद है। I expect that things will take shape one way or the other in 90 days and that reflects the stage at which the discussions are. 3 different restart plans. We have not heard back from the DGCA. However, we gather informally that they would like to see a full recapitalization plan. And in our current discussions with an interested investor, we're focusing on that. उधर मंदी और लगातार घाटे से जूझ रहे एविएशन सेक्टर में बेहतरीन मुनाफा कमा करके इंडिगो ने अपनी धाक जमा ली है। इंडिगो ने अपनी सर्विस और परफॉर्मेंस से न केवल यात्रियों के बीच जगह बनाई है बल्कि ये दिखा दिया है कि कंपेटिटिव माहौल में भी मुनाफा कमाया जा सकता है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 787 करोड़ का शानदार मुनाफा कमाया है। इसके पहले वित्त वर्ष यानी 2011 से 12 में कंपनी को 64 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जबकि कंपनी की कमाई 5,718 करोड़ से बढ़कर 9,458 करोड़ रुपए हो गई है। इंडिगो मैनेजमेंट ने यह भी साफ किया कि फिलहाल वो किसी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। हालांकि एयरलाइन ये माना कि भारतीय एविएशन सेक्टर बुरे दौर से गुजर रही है। हमसे खास बातचीत में इंडिगो के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदित्य घोष ने कहा कि भारतीय एविएशन सेक्टर के बुरे दिन अभी शुरू हुए हैं। ऑटो सेक्टर की खराब हालत से भी यहां परेशानी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव सेगमेंट के ईडी पवन गोयनका के मुताबिक बिना सरकारी मदद के अब ऑटो सेक्टर का रिवाइवल मुश्किल है। अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी होती तो वो पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता था, वो नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट का कोई भी किस तरह का पैकेज आता है तो उससे पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा हमें। तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए, इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, some kind of stimulus package, some interest rate, something has to happen to give a trigger to the industry in my belief. और डीएलएफ के खिलाफ गुड़गांव स्थित न्यू टाउन हाइट्स प्रोजेक्ट के करीब 3,000 फ्लैट ओनर्स की अर्जी पर कंपटीशन कमीशन अगले महीने सुनवाई शुरू करेगा। डायरेक्टर जनरल की जांच रिपोर्ट में बिल्डर के खिलाफ लगे ज्यादातर आरोपों को सही पाया गया है। डीएलएफ ने ईमेल जवाब नहीं दिया। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ फिर जांच के शिकंजे में फंस गई है। कंपटीशन कमीशन की जांच में डीएलएफ पर अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करने का आरोप सही साबित हुआ है। मामला 3 महीने पुराना है, जहां डीएलएफ की गुड़गांव की न्यू टाउन हाइट्स के करीब 3,000 फ्लैट खरीदारों ने सीसीआई में शिकायत की थी। शिकायत यह है कि 2008 में लॉन्च किया गया डीएलएफ का न्यू टाउन हाइट्स प्रोजेक्ट में अब तक कब्जा नहीं मिला है, जबकि डीएलएफ ने 3 साल में फ्लैट देने का वादा किया था। लोगों की परेशानी यह है कि उन्हें ऊंची ईएमआई के साथ किराया भी देना पड़ रहा है और बिल्डर देरी के बावजूद कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। लेकिन जब ग्राहकों को किश्त देने में कोई देरी होती है तो डीएलएफ ऊंची दर पर ब्याज वसूल कर रहा है। डीएलएफ ने फ्लैट का सुपर एरिया 11% तक बढ़ा दिया है, जो खुद की ही कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के खिलाफ है। डीएलएफ ने जब घर बेचा था तो हरियाली दिखाकर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लिए थे, लेकिन हरियाली का नामो निशान नहीं है। पिटीशन फाइल की सीसीआई में कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जाए डीएलएफ के विरुद्ध कि डीएलएफ ने इस प्रकार के एक तरफा क्लॉजेज रखकर क्यों
प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं किया। 95% से ऊपर प्राय लोगों ने जब पेमेंट कर दिया है और करोड़ों रुपए जो बिना ब्याज के डीएलएफ इस्तेमाल कर रहा है, तो इनको अपार्टमेंट कंप्लीट करके क्यों नहीं दे रहे? साल 2010 से चल रहे इस मामले की कंपटीशन कमीशन का डीजी 2 बार जांच कर चुका है। अब तक की जांच में ये पाया गया है कि 40 से 60 लाख रुपए के सेगमेंट में डीएलएफ का दबदबा है और कंपनी इसी का फायदा उठा रही है। न्यू टाउन हाइट्स के लोग चाहते हैं कि 90 लाख रुपए की कीमत वाले फ्लैट्स भी इसी जांच के दायरे में लाए जाएं। कमीशन सुनवाई के दौरान इसी बात की पड़ताल कर सकता है या फिर जांच के लिए डीजी को कह सकता है। अगर फैसला फ्लैट मालिकों के पक्ष में आता है तो डीएलएफ पर दोहरी मार पड़ेगी। 2 साल पहले सीसीआई ने डीएलएफ पर 630 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। इस मामले पर कमीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई खत्म होने वाली है। अगर डीएलएफ को बाजार में अपने दबदबे के इस्तेमाल का दोषी पाया गया तो 3 साल के मुनाफे की 10% की पेनल्टी लग सकती है। अंजुल तोमर, दिल्ली। और दिग्विजय सिंह ने आज दिखाई बुर्के की रसीद। आखिर मामला क्या है, जानेंगे थोड़ी देर। अदालत से दोषी करार दिए गए सांसद और विधायकों की कुर्सी बचाने के लिए सरकार एक अध्यादेश ला रही है। कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी अदालत में दोषी पाया गया व्यक्ति ना तो चुनाव लड़ सकता है और ना ही सांसद या विधायक बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए सरकार अध्यादेश ला रही है। इसके मुताबिक अगर दोषी सांसद या विधायक की अर्जी ऊपरी अदालत स्वीकार कर लेती है तो वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन निर्दोष साबित होने तक उनके पास वोटिंग का हक नहीं होगा और ना ही उन्हें सैलरी दी जाएगी। सीपीआई और बीजू जनता दल को छोड़कर सभी पार्टियां इस अध्यादेश के पक्ष में हैं। मोदी पर कांग्रेस का हमला जारी है और वीके सिंह ने किया है नया धमाका। देखते हैं ऐसी कुछ खबरें सिर्फ 2 मिनट में। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर भोपाल में होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए 10,000 बुर्के खरीदने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे दिग्विजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरीदे गए बुर्के की एक रसीद भी दिखाई। भोपाल में बीजेपी ने 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में बीजेपी ने 50,000 मुसलमानों के आने का दावा दिया है। ये बताने के लिए कि मुसलमान भाइयों का समर्थन भाजपा को है, ये 10,000 बुर्के खरीदे गए इंदौर से, जिसका बिल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और इतनी ही टोपी, यहाँ पे इतनी टोपी मिली नहीं थी तो इसलिए लखनऊ से टोपी मंगाई गई है। आरोपों से घिरे वीके सिंह ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सेना राज्य के कई मंत्रियों को पैसे देती है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने वीके सिंह से पैसे लेने वाले मंत्रियों के नाम बताने को कहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सेना के पैसे देने की घटना को दुखद बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। केन्या के नैरोबी में चौथे दिन सुरक्षा बलों ने सभी बंधकों को आतंकवादियों से छुड़ा लेने का दावा किया है। वहीं हमले में मारे गए भारतीय लोगों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। अलकायदा से जुड़े संगठन अल शबाब के हमले में अब तक 62 लोग मारे जा चुके हैं। रेड क्रॉस ने 65 लोगों के लापता होने का दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के नगर पालिका के चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। 12 सीटों में से टीएमसी को 8 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 2 और लेफ्ट को सिर्फ 1 सीट ही मिली है। नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इशा जहां फेक एनकाउंटर मामले में अमित शाह से पूछताछ होनी है। मामले में पूर्व डीजी वंजारा ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने अपना बयान दर्ज कराया है। आज जगन मोहन रेड्डी के रिहा होने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जगन के सैकड़ों समर्थक जेल के बाहर जुटे थे। कल ही रेड्डी को 16 महीने हिरासत में रहने के बाद जमानत मिली थी। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। जगन को ऐसे वक्त पर जमानत मिली है जब आंध्र प्रदेश के दूसरे बड़े दल टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल होने को तैयार है। कुछ लोग जगन रेड्डी की जमानत के पीछे इसे भी
भी वजह बता रहे हैं। हालांकि जगन की बहन ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। और फेसबुक फ्रेंड को अब पैसे भेजना बेहद आसान हुआ। त्योहारों के पहले कार बाजार में लगी है सेल। पूरी खबर देखिए इस ब्रेक के बाद।